क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल एक हम डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारा एग्ज़ाम्पल उस टाइम का है कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है। एग्ज़ाम्पल है आर ड्रॉज ऑन एस बिल फॉर ₹2000। आर ने एस के ऊपर एक बिल लिखा है ₹2000 का, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द एस, जैसे कि एस ने एक्सेप्ट किया। शो व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ आर एंड एस इफ़ द बिल बिकम डिसऑनर्ड। यदि बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्रीज आर और एस की किताबों में की जाएंगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, 4 केसेस हमारे को दिए हैं। ये वो चारों केसेस हैं जो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़े थे। पहला है इफ़ द आर रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। आर अंतिम तिथि तक, ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखता है। सेकेंड है हमारा इफ़ आर डिस्काउंट द सेम विद द बैंकर पेइंग ₹30 डिस्काउंट चार्जेस। आर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से और ₹30 डिस्काउंट चार्जेस दिए। सी पॉइंट है इफ़ द आर एंडोर्सेज द सेम टू द क्रेडिटर जेड। यदि आर ने जेड को ये एंडोर्स कर दिया। और चौथा केस है आर ने बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा और इन चारों केसेस में जो है वो बिल डिसऑनर हो गया है। इस केस में हम लोग क्या एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हमारी एंट्री होगी जब हमारे को क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया आर ड्रॉज एन एस। आर ने एस के ऊपर बिल लिखा और एस ने एक्सेप्ट करके दे दिया, तो ये हमारी पहली एंट्री होती है। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे को एस ने दिया। क्वेश्चन आप नोट कर लें ताकि हम आगे आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर अब पहला हमारा है कि आर ने एस को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, एस ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, आर को दे दिया। कुल मिलाकर ये है कि हमें एस से एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, हम आर की किताबों में एंट्री कर रहे हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बी आर हमारे पास आ गया, क्योंकि बी आर एक डॉक्यूमेंट है, रियल अकाउंट है। और क्रेडिट द गिवर, आर एस एक पर्सनल अकाउंट है तो वो हमको दे रहा है, तो गिवर बन गया एस, एंट्री बन गई बी आर अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। उसके बाद में फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड या बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड कुछ भी लिख सकते हैं। एस की किताबों में देखेंगे एंट्री क्या करनी है, हम खुद को एस समझेंगे। हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर को दिया, आर को दिया तो आर बन गया रिसीवर, आर इज डेबिट द रिसीवर आर। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारी तरफ से क्या जा रहा है, बीपी, तो टू बीपी ₹2000 की आ जाएगी फॉर एक्सेप्टेंस गिवन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड एंड गिवन। उसके बाद में फर्स्ट केस पर आते हैं, जब उसने बोला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने अपने पास बचा करके रखा था, रिटेन करके रखा था ड्यू डेट तक, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। हम लोगों ने पढ़ी थी डिसऑनर की एंट्रीज, तो हम लोगों ने क्या बोला उसमें कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो पहली चीज़ हमने देखनी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास है या किसी और के पास। क्योंकि आर ने अपने पास रखा था तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास है, मतलब आर की बुक्स में एंट्री हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास है तो हमने क्या किया, डिसऑनर की स्थिति में हुआ क्या कि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एस को दिया, उसने पैसे नहीं दिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने एस को दिया, तो जब एस को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो एस बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर इज एस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। एंट्री बन गई एस अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट ₹2000 फॉर बी आर डिसऑनर्ड। अब हम एस की किताबों में एंट्री करेंगे कि वो क्या करेगा। खुद को हम एस समझें तो क्या हुआ कि हमारे को आर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया पर हमने उसको पैसे नहीं दिए। कुल मिलाकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ने हमारे को दिया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन बीपी, हम बीपी लिखेंगे क्योंकि हमने पैसे देने हैं, तो बीपी अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, आर अकाउंट। अब आते हैं सेकंड केस, जहाँ पर उसने बोला कि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाया था बैंक से और ₹30 बैंक ने डिस्काउंट के चार्जेस काटे थे। तो हम लोगों ने एंट्री पढ़ी है इसकी कि जो पैसा हमारे को मिला होता है उस पैसे को हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट के सामने। जो बैंक ने डिस्काउंट काटा उसको हम डिस्काउंट के सामने लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट काटने से हमारे को हानि हो गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। उसके बाद में टू बी आर अकाउंट, हमने बैंक को बी आर दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। तो बी आर जो था 2000 का था, हमने 2000 लिखा। डिस्काउंट हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹30 है तो ₹30 डिस्काउंट है, तो 2000 में से ₹30 हमने काटे, बाकी पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो गया 1970। तो ये हमारी एंट्री है फॉर बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक की। अब देखो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया है बी आर को, तो हमने कहा था कि एस अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि डेट ऑफ इशू जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और जिस तारीख को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे देने हैं उसके बीच में एक्स अपनी किताबों में जो मर्जी एंट्री करे, एस को उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो अपनी किताबों में एंट्री नहीं करेगा, उसको नहीं पता कि वो डिस्काउंट करवा रहा है। अब बात आती है जब मैच्योरिटी टाइम की, जिस टाइम पर मैच्योरिटी हुई तो उसके पैसे उसने नहीं दिए इसने,
तो बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने पर हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने देखना है कि बिल हमारे पास था या नहीं था। तो हम देख रहे हैं जब बिल को डिस्काउंट करवा लिया तो बिल तो बैंक के पास था। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों पार्टीज़ का नाम लिखते हैं। एक पार्टी होगी एस जिसने पैसे देने हैं, दूसरी पार्टी होगी बैंक जिसने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बैंक ने एस को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एस, और क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन हो गया, बैंक। तो एंट्री हो गया एस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री जो है वो एस की किताबों में सेम होगी जो कि फर्स्ट केस में हुई थी, बी अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, क्योंकि चाहे जो मर्जी पैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है वो तो ये मानेगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एस की तरफ से आया है। तो थर्ड केस हमारा है, इफ़ आर एंडोर्सेज द सेम टू द क्रेडिटर जेड, जो जेड को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया था, दे दिया था, यदि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जेड को दिया तो डेबिट द रिसीवर हो गया जेड और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। तो डेबिट द रिसीवर जेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। एंट्री इज जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, 2000 रुपीज़ की एंट्री करेंगे, नरेशन आ जाएगी और बी आर एंडोर्स टू जेड, जेड को बी आर दिया। इसकी एंट्री एस अपनी किताबों में नहीं करेगा क्योंकि हम किसी को बिल दे रहे हैं, उसका एस को तो पता ही नहीं चला। अब नेक्स्ट एंट्री आती है जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगेन हमारा डिसऑनर हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ था जेड के पास, हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने दोनों पार्टीज़ के नाम लिखने हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जेड के पास है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा एस को, ठीक है, उससे पैसे लेने के लिए। तो डेबिट द रिसीवर हो गया एस एंड क्रेडिट द गिवर हो गया जेड हमारा। नेक्स्ट केस चौथा है केस है जब हमने बिल को बैंक के पास भेजा है कलेक्शन के लिए। तो जब भेजा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर हो गया बैंक, बैंक को दिया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर, बी आर चला गया। 2000 रुपीज़ की एंट्री है क्योंकि हमने बैंक को दिया तो उसके बारे में इसको तो पता ही नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी किताबों में एंट्री नहीं करेगा। पर जब बिल डिसऑनर हुआ तो अगेन वही चीज़ है कि बिल हमारे पास नहीं था, बैंक के पास पड़ा हुआ था, और जब बिल बैंक के पास था तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि बैंक जो है इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा। तो डेबिट द रिसीवर कौन हो जाएगा एस, और देने वाला कौन हो गया, क्रेडिट द गिवर बैंक। तो ये एंट्री हम लोग करेंगे। क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के इसकी एंट्रीज नोट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक पर हम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, चाहे डिसऑनर का क्वेश्चन हो चाहे नोटिंग चार्जेस के क्वेश्चन हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको ध्यान से समझेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको हम निकराई व्यय या फिर नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो नोटिंग चार्जेस क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अभी हमने कहा कि डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर जब वाई व्यक्ति जो है या बी व्यक्ति जो है उसने हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे नहीं दिए तो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर जब हो गया, पैसे हमको नहीं मिले, अब हमको अपने पैसे तो लेने हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब उस बी व्यक्ति के ऊपर हम लीगल कोई एक्शन लेते हैं, वैधानिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करते हैं। जब कानूनी कार्रवाई करनी है तो हम नोटरी ऑफिसर के पास जाते हैं, ये कोर्ट में होता है, उसको हम जाकर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है भाई, डेट ऑफ मैच्योरिटी हो चुकी है, वो बी व्यक्ति हमको पैसे नहीं दे रहा है। तो ये व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं जाकर खुद बी से बात करता हूँ। तो बी के पास जाता है, बोलता है ये आपका बिल है और आपने पेमेंट नहीं की। यदि बी मना कर देता है पेमेंट करने से तो नोटरी ऑफिसर उसके ऊपर स्टैंप लगाकर साइन कर देता है कि भाई वास्तव में बी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ जो है कोर्ट में फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले हमारे को नोटरी ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो नोटरी ऑफिसर वो होता है जो कि इस बात को अटेस्ट करता है कि वास्तव में भी नहीं दे रहा, तो वो जो हमारे लिए इतना काम कर रहा है उसके बदले में वो कुछ फीस लेता है, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटरी ऑफिसर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कोर्ट में प्रस्तुत होने लायक बनाता है, और नोटिंग चार्जेस जो होते हैं वो उसके द्वारा ली गई फीस होती है। इसकी जनरल एंट्री से उनको हम समझते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे को दी गई, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड बाय द बी ऑन द ड्यू डेट, देती थी पर डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर बिल डिसऑनर हो गया, बी ने पैसे नहीं दिए। तो बिल डिसऑनर होने की एंट्री हमने अभी की कि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बी को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने पैसे नहीं दिए। तो जब हमने बी को दिया तो डेबिट द रिसीवर बी, अब यह एक ही किताबों में एंट्री देखें, डेबिट द रिसीवर बी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर, बी आर हमने दे दिया फॉर बिल डिसऑनर्ड और कैंसल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर नोटरी ऑफिसर के साइन की बात अगली एंट्री हम करेंगे, अभी फ़िलहाल यही समझते हैं कि बिल डिसऑनर हुआ। अब बी अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, जब बिल डिसऑनर हुआ तो बी, अगर हम खुद को बी समझें तो इसका मतलब ए ने हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तो डेबिट पॉइंट कम्स इन बी पी एंड क्रेडिट द गिवर इज ए। ठीक है, ये हो गया 2000 रुपीज़ की एंट्री हो गई। ठीक है, फॉर बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद में बी एंट्री इसकी क्या आ जाएगी, ए ने स्वयं नोटिंग चार्जेस अदा किए, वन ए हिमसेल्फ पेज नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल हमारे पास पड़ा हुआ था तो नोटिंग चार्जेस भी हमको देने पड़ेंगे। अब देखें, जब हम नोटिंग चार्जेस पे करते हैं तो एंट्री हम क्या करते हैं, एंट्री हम करते हैं बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से समझेंगे इस एंट्री को,
बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश अकाउंट को क्रेडिट में इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नोटिंग चार्जेस हम दे रहे हैं तो क्या जा रहा है हमारी तरफ से, कैश। जैसे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हमने लिख दिया क्रेडिट में। अब यहाँ पर हम नोटिंग चार्जेस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, हम बी ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बी, क्योंकि दिए तो हमने नोटिंग चार्जेस हैं। देखो बात यह है कि अगर बी ने हमारे को पैसे दे दिए होते बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब बी पैसे नहीं दे रहा है, तभी तो मजबूरी में हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब जिम्मेवार कौन है ये पैसा खर्च करने के लिए, बी, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम जब कोर्ट में केस करेंगे तो क्या होगा, कोर्ट वाले हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा भी दिलवाएंगे। हम ये भी बोलेंगे भाई नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा हमने किया है वो भी हमको दिलवाओ, ठीक है। तो बैंक फिर क्या होगा, कोर्ट के द्वारा हमें नोटिंग चार्जेस के पैसे मिल जाएंगे। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि जैसे एक तरीके से ये जो नोटिंग चार्जेस के पैसे हैं ये हमने दे दिए बी को, ठीक है। बी के लिए पे कर रहे हैं, ये हम ये बोलें कि हमने बी को ही दे दिए 200 रुपया, जो कि बी बाद में हमारे को देगा। मतलब पहले उसने 2000 रुपीज़ का अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, पहले उसने हमारे को 2000 रुपीज़ देने थे। अब नोटिंग चार्जेस भी उसके लिए हमने खर्च कर दिया 200 रुपीज़ का, तो अब हम 200 रुपीज़ और उससे लेंगे कोर्ट के थ्रू। अब हम टोटल कितना पैसे लेंगे, 2000 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, 200 नोटिंग चार्जेस के, तो टोटल पैसा उससे लिया जाएगा वो है 2200, ठीक है। तो अभी इस एंट्री के द्वारा हम ये मान रहे हैं कि हमने बी को 200 रुपया और नोटिंग चार्जेस का दे दिया। तो डेबिट द रिसीवर इज़ बी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। एंट्री हमारी बन गई बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब हम बी की किताबों में एंट्री करेंगे तो वो नहीं लिखेगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि देखो बी ने एक एंट्री की नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट, ठीक है। अब नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है, तो क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, ए हो गया, है ना। या तो दूसरी से है कि ये लाइबिलिटी भी है, उसको नहीं समझे आप, वैसे समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी केवल इतना समझें कि क्रेडिट द गिवर नोटिंग चार्जेस इस वक्त ए पे कर रहा है, पर वो नोटिंग चार्जेस जो ए अभी पे कर रहा है बाद में वो हमको देने पड़ने हैं ए को। तो इसका मतलब अभी चाहे वो उसने जेब से खर्च किए, पर वो तो हमारा खर्चा रहा है, क्योंकि अब हमारे को 2200 देने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस हैं ये, इसलिए नोटिंग चार्जेस को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, खर्चे हैं ये हमारे लिए भी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट 200 रुपीज़। देखो नेक्स्ट थर्ड एंट्री जो है उसमें एरो मार्क बनाकर मैंने बताया, तो उसमें जो है ट्रांजेक्शन उसमें हमने लिखा है कंबाइंड एंट्री में बी पास्ट इन द प्लेस ऑफ अवर टू एंट्रीज। देखो ऊपर जो 2 एंट्री हमने की हैं, या तो ये 2 एंट्री हम करें, या जो तीसरी एंट्री हमने की है ये वाली एंट्री हम करें। तो या तो ये वाली एंट्री करेंगे या ऊपर वाली 2, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हमारे पास होगा। तो अभी हम लोग ये जो दूसरी कंपाउंड एंट्री है इसको भी हम डिस्कस करें, कंपाउंड एंट्री को भी हम समझेंगे एंट्री बनी कैसे। तो या तो ऊपर की 2 या फिर ये वाली एंट्री करेंगे। देखो कैसे बनी, अभी एरो मार्क बनाकर मैंने बताया, जो पहली वाली एंट्री है ना एक ही किताबों में, उसमें क्या है, फर्स्ट एंट्री में बी जो है डेबिट में है, तो हमने डेबिट में लिख दिया बी। दूसरी वाली एंट्री देखो, इसमें बी क्या है, डेबिट में अगेन, तो फिर डेबिट का ही यहाँ पर आ गया। पहली वाली जो एंट्री थी उसमें बी के सामने 2000 थे, दूसरी वाली जो एंट्री उसमें बी के सामने 200 थे, तो हमने क्या किया, जो कंपाउंड एंट्री बनाई है उसमें बी के सामने 2200 लिख दिया। अब पहली वाली जो एंट्री थी उसके क्रेडिट में बी आर था, तो हमने इस एंट्री के क्रेडिट में बी आर लिखा 2000। दूसरी वाली जो एंट्री है उसके क्रेडिट में 2 कैश था, हमने इसके क्रेडिट में 2 कैश लिखा, बी आर के सामने 2000, कैश के सामने 200, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंट्री कंबाइंड बन गई फॉर द बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाई ए, ठीक है। बिल डिसऑनर की एंट्री भी हो गई और नोटिंग चार्ज भी हमने पे कर दिया, उसकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब आते हैं बी की एंट्री में। बी अपनी किताबों में एंट्री कर रहा है, कंपाउंड एंट्री कैसे कर रहा है वो, पहले वाली जो एंट्री है उसके डेबिट साइड पर है बीपी, तो हमने बीपी लिखा। सेकंड एंट्री जो है उसके डेबिट साइड पर अगेन नोटिंग चार्जेस है, तो हमने नोटिंग चार्जेस इसमें लिखा। पहली वाली एंट्री में बी की किताबों में हम कर रहे हैं, तो बीपी के सामने 2000 आ गया, नोटिंग चार्जेस 200 थे, तो हमने नोटिंग चार्जेस के सामने 200 लिखा। और दोनों ही एंट्रीज़ को यदि हम देखें बी की किताबों में, दोनों एंट्रीज फर्स्ट और सेकंड एंट्री के क्रेडिट साइड पर क्या है 2A, तो हमने 2A कंबाइंड लिख दिया। पहली वाली एंट्री का 2000, दूसरी वाली एंट्री का 200, टोटल मिलाकर हो गया 2200 रुपीज़ ए के सामने, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, व्हेन द बिल ऑफ को हमने यदि बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और नोटिंग चार्जेस बैंक पे करता है। बिल जो था वो बैंक के सामने था, नोटिंग चार्जेस जो था वो बैंक ने पे किए, तो नोटिंग चार्जेस बैंक यदि पे करता है तो ऐसे केस में हम क्या एंट्री करें। पहली बात हम लोगों ने पढ़ी थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, तो उस केस में हमने देखा क्या बिल हमारे पास था, तो ये केस है क्योंकि हमने डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल तो बैंक के पास था। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टीज़ का नाम लिख देंगे। दोनों पार्टीज़ कौन होगी, जिसने पैसे देने हैं बी और जिसने पैसे लेने हैं बैंक। बैंक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, बी को दिया, तो डेबिट द रिसीवर बी और क्रेडिट द गिवर बैंक। तो बैंक जब नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो नोटिंग चार्जेस को हम अलग से नहीं दिखाते,
हम क्या करते हैं, ये जो एंट्री हम करेंगे इसको नोटिंग चार्जेस मिला करके करेंगे, ठीक है। 2200 डेबिट में लिखा जाएगा फॉर बिल डिस्काउंटेड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि एंट्री क्या होगी अब बी की किताबों में, तो ऊपर वाली एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट वेज, हर केस में यही एंट्री होगी। डिसऑनर की सेम एंट्री होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड केस में एंट्री देखते हैं, नंबर 3, यदि बिल को क्रेडिटर एक्स को बेचान कर दिया गया था और नोटिंग चार्जेस भी एक्स ने अदा किए। इफ़ द बिल वाज एंडोर्स्ड टू द एक्स एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द एक्स। अब बिल जब एंडोर्स कर दिया एक्स को तो इसका मतलब बिल किसके पास था, एक्स के पास पड़ा था, नोटिंग चार्जेस भी एक्स ने दिए, दोनों पार्टीज़ के नाम लिख दो। एक्स ने बिल को किसको दिया, बी को, तो डेबिट द रिसीवर बी एंड क्रेडिट द गिवर एक्स। नोटिंग चार्जेस भी हैं तो नोटिंग चार्जेस को जोड़ करके अमाउंट बना दो 2200 फॉर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स। एस की किताबों में या बी की किताबों में सेम एंट्री। चौथी ट्रांजेक्शन है, यदि बिल बैंक से के पास कलेक्शन के लिए भेजा जाए और नोटिंग चार्जेस बैंक ही चुका दे। इफ़ द बिल वाज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। एंट्री हमारी क्या होगी, जब बैंक पे कर रहा है तो बैंक हमारे बिहाफ पर पे कर रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हमने एंट्री की बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बी जो है अगेन नोटिंग चार्जेस पे किए तो बी के सामने 2200 हमने लिख दिया, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल। देखें इससे पहले हम ये एंट्री कर चुके हैं जहाँ पर हमने देखा था कि पहली एंट्री क्या होती थी, जब हम बैंक को कलेक्शन के लिए भेजते थे तो होती थी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर। जब हमने बिल भेजा था तब एंट्री हमारी हुई थी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये अभी यहाँ नहीं लिखी हुई है बल्कि हमने पहले डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर वीडियो में आप देखें कि जब हम बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो एंट्री हमारी बन जाती है बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर बैंक एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो एंट्री थी जहाँ पर बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल को हमने लिखा था 2000 का, जब हमने बिल भेजा था वो 2000 का था, उसी को तो हमने अब यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखकर बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल ख़त्म करना है। तो क्रेडिट साइड पर भी हम कितना लिखेंगे, जितना पहले डेबिट में लिखा था टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स 2000, ठीक है। पर ये जो नोटिंग चार्जेस हमने पे किए ये पे कौन कर रहा है, बैंक, इसलिए इस नोटिंग चार्जेस को अलग से हम दिखाएंगे टू बैंक 200 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 200 रुपीज़ की बैंक ने पे किया है नोटिंग चार्जेस। और यदि बात करें बी की किताबों की तो बी सेम एंट्री करेगा जो उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की इसमें करनी है।